हेलो स्टूडेंट, मैं अमित कुमार जैन आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल ग्रेड क्लासेस पर। आज हम डिटर्मिनेंट के अंदर पढ़ने वाले हैं कॉन्करेंट लाइंस। कॉन्करेंट लाइंस क्या होती हैं? तीन या तीन से ज्यादा ऐसी लाइन जो सेम पॉइंट से पास हो उनको हम कॉन्करेंट लाइंस बोलते हैं। समझने के लिए मैंने यहाँ पे सपोज कीजिए दो लाइन ड्रॉ करी जो इस पॉइंट पर किसी पॉइंट पर एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर गई, तो मैं एक तीसरी लाइन और ड्रॉ करूंगा, वो भी इन्हीं दो लाइन के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से पास होनी चाहिए। तो मैंने आपकी तीसरी लाइन ये ड्रॉ कर दी। तो अब ये तीनों लाइन को हम बोलेंगे कॉन्करेंट लाइंस। एटलीस्ट तीन होंगी। दो लाइन अगर एक दूसरे को कट कर रही है तो दो लाइंस को कभी कॉन्करेंट नहीं बोला जाता। तीन या तीन से ज्यादा होंगी तभी बोला जाएगा, लेकिन वो तीन या तीन से ज्यादा लाइन सेम पॉइंट से पास होनी चाहिए। तो देखिए, अगर मैं इस पॉइंट को P बोलता हूं तो ये तीनों लाइन इस पॉइंट P से पास हो रही है, यानी कि कॉन्करेंट है। दो लाइन को कभी कॉन्करेंट लाइंस नहीं बोलते। तो अब कंसीडर करा कि भाई मैंने कंसीडर कर लिया तीन इक्वेशन है। लीनियर इक्वेशन के बारे में आपको नॉलेज है, तो लीनियर इक्वेशन तीन सपोज कर ली। a1x b1y + c1 = 0, a2x + b2y + c2 = 0, a3x + b3y + c3 = 0। अब क्या है, अगर मैं कहता हूं कि 1 2 3 तीनों की तीनों लाइन जो है आपकी कॉन्करेंट है, तो फिर मैंने लिखा है अगर a1 2 3 तीनों की तीनों लाइन कॉन्करेंट है तो पक्की बात है कि इस डिटरमिनेंट की वैल्यू किसके इक्वल होगी? 0 के। और इस डिटरमिनेंट में क्या खास बात है, जो इसकी पहली रो है a1 b1 c1, वो इस इक्वेशन के x बाई x के कोफिशिएंट a1, y का कोफिशिएंट b1 और कांस्टेंट टर्म c1। सेकंड रो में देखिए a2 b2 c2, यानी इसमें x का सेकंड रो में x का दूसरी इक्वेशन का x का कोफिशिएंट, y का कोफिशिएंट एंड कांस्टेंट टर्म। और इस डिटरमिनेंट की तीसरी रो में तीसरी इक्वेशन के x का कोफिशिएंट, y का कोफिशिएंट एंड कांस्टेंट टर्म। इनसे ये जो डिटरमिनेंट बना, इसकी वैल्यू क्या निकल के आएगी? 0। अगर ये वैल्यू 0 आती है तो पक्के तौर पे हम कह सकते हैं ये जो इन तीनों लीनियर इक्वेशन से जो लाइन रिप्रेजेंट हो रही हैं वो तीनों की तीनों कॉन्करेंट होंगी। अब हम सीखेंगे कि आखिर ये कंडीशन हम कैसे पता लगाते हैं। तो इसके प्रूफ पे आते हैं। तो आपने पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन 1 और 2, तो हम आपने 11th क्लास में पढ़ा था। आपने एक क्वेश्चन किया होगा कि प्रूफ कीजिए कि तीनों लाइन कॉन्करेंट है। तो हम क्या करते थे, 1 और 2 का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालते थे, और उस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, अगर वो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन तीसरी वाली इक्वेशन को सेटिस्फाई करता था तो लाइन कॉन्करेंट होती थी। अगर वो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन तीसरी लाइन को सेटिस्फाई नहीं करता था तो लाइन कॉन्करेंट नहीं होती थी। तो यानी कि अब हमने 1 और 2 का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल लिया और इसको हमने कह दिया लेट ए। 11th क्लास में आपने एक फॉर्मूला पढ़ रखा है। तो 1 और 2 का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ये आएगा, इसको हमने पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को नाम दे दिया ए का, यानी इस पॉइंट को हमने ए बोल दिया। अब इफ 1 2 एंड 3 आर कॉन्करेंट लाइंस, अगर 1 2 3 तीनों की तीनों लाइन कॉन्करेंट्स हैं तो क्या होगा, पॉइंट ए शुड बी लोकेटेड ऑन थर्ड, यानी कि इस पॉइंट ए को तीसरी इक्वेशन पे डेफिनेटली लाई होना होगा अगर कॉन्करेंट है तो हमने ये अब पॉइंट ए शुड बी लोकेटेड ऑन 3, तो इसका मतलब ये हुआ जब वो कॉन्करेंट है तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन 3 पे लोकेट हो ही रहा है। तो हमने इक्वेशन नंबर 3 के अंदर इस पॉइंट ए का एक्स कोऑर्डिनेट पुट कर दिया और इसका वाई कोऑर्डिनेट वाई के प्लेस पे पुट कर देंगे, तो और ये इक्वल टू 0 आपका आ गया। तो ये इक्वेशन आपको मिली। अब इसमें हमने क्या देखा, हमने तीनों टर्म में, फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म थर्ड टर्म, तीनों टर्म में a1 b2 माइनस a2 b1 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो इस टर्म में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कैंसिल होकर ये आएगा, इसमें भी कैंसिल होगा और c3 के साथ उसका मल्टीप्लाई हो ही जाएगा। अब अगले स्टेप में हम इसमें क्या करेंगे, तीन टर्म लेकर के आएंगे a1 a2 a3 वाले। तो हमने देखा इस वाली लाइन में a3 वाला टर्म तो ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है, तो हमने a3 वाले टर्म को टेस्ट भी नहीं किया। लेकिन आगे हमको a1 या a2 के टर्म नहीं मिल रहे, तो हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे। इस b3 का मल्टीप्लाई अंदर दोनों टर्म में किया, इस c3 का मल्टीप्लाई भी अंदर हमने दोनों टर्म में किया। तो ये अब इसमें देखेंगे हम कि ये जो दो टर्म है इसमें आपका a1 आ रहा है, तो इन दो टर्म में मैंने a1 कॉमन ले लिया, तो इधर का आपका ये पॉजिटिव टर्म है, ये नेगेटिव टर्म है, तो इधर a1 कॉमन लेने के बाद बचेगा b2c3 और इधर बचेगा b3c2। अब ये देखिए ये वाला और ये वाला, इसमें आपका a2 कॉमन आ रहा है तो मैंने a2 लिखा, यहाँ से बचेगा b3c1, यहाँ से बचेगा b1c3, और जो a3 वाला स्टार्टिंग में था उसको मैंने लास्ट में लिख दिया। तो आपने देखा इसमें तीन टर्म है, इस ब्रैकेट के बाहर a1 है, इस ब्रैकेट के बाहर a2 है, इस ब्रैकेट के बाहर a3 है।
लेकिन जैसा कि हमने ट्रायंगल एरिया ऑफ ट्रायंगल में और 2 पॉइंट फॉर्म ऑफ लाइन में हमने सी रखा था, जब इसको हम डिटरमिनेट फॉर्म में लिखते हैं तो हम हमेशा जो बीच वाला टर्म होता है उसको नेगेटिव कर देते हैं। तो हमने इसको नेगेटिव करने के लिए इस a2 वाला जो टर्म है इसमें से हमने ब्रैकेट में, इस ब्रैकेट में माइनस कॉमन लेते हैं तो इनकी जगह चेंज होती है और ये प्लस क्या हो जाएगा, माइनस। तो आपको अब ये जो ब्रैकेट की क्वांटिटी है इसको हम लिखेंगे डिटरमिनेट फॉर्म में। आपको समझना होगा, ये काम मैंने एरिया ऑफ ट्रायंगल में भी किया था, ये काम मैंने 2 पॉइंट फॉर्म ऑफ लाइन में भी किया था। तो अब ये ब्रैकेट वाली क्वांटिटीज को हम 2/2 के डिटरमिनेट में अरेंज करेंगे। तो हमने a1 के आगे जो ये ब्रैकेट है इसको लिख दिया डिटरमिनेट की फॉर्म में b2c2 b3c3। आप इसको चेक कर लीजिए, मेन डायगोनल के एलिमेंट है b2c3, तो देखिए इनका मल्टीप्लाई b2c3 ये आ गया, माइनस लगा दिया और नॉन डायगोनल एलिमेंट का मल्टीप्लाई आपका b3c2 आ गया। इसी तरीके से आगे भी आप, मुझे उम्मीद है आप समझ जाएंगे। तो बस अभी हमको देख के क्या फीलिंग आ गई, फीलिंग क्या आई, अब तो हम सीख ही चुके हैं कि ये जो पूरी लेफ्ट हैंड साइड है ये किसी 3/3 ऑर्डर के डिटरमिनेट का एक्सपेंशन नहीं होगी। तो अब इसको देख करके हम उस 3/3 के डिटरमिनेट को लिखेंगे जो आपका ये आएगा। अब मैं इसमें समझाना जरूरी नहीं समझता, आपने पिछली 2 वीडियोस देखी होंगी तो आप इस डिटरमिनेट को बना सकते हैं। फिर भी अब बोल देता हूं, ये a1 और ये a3 आपके C1 में फर्स्ट एंड लास्ट कॉलम होंगे और वो आपके ये A1 A3 आपका देखिए A1 और A3, और ये बीच में A2 आया होगा तो वहां पे ओनली A2 होगा। जब यहाँ पे A2 होगा तभी तो उसका प्लेस साइन नेगेटिव होगा, तभी तो यहाँ पे -A2 आया होगा। तो बस मैंने इस तरह लिखा, इस तरीके से A1 A2 A3 हमारा C1 यानी कॉलम 1 कंप्लीट हो गया। अब बाकी जो 2 कॉलम है वो आपको लिखने आते ही हैं, इक्वल टू 0। इफ फॉलोइंग लाइंस, अब हम लेते हैं एग्जांपल। अगर ये तीनों लाइन कॉन्करेंट है तो आप यहाँ पे जो k की वैल्यू है, जो आपकी k है उसकी हमें वैल्यू पता करनी है। तो अब इस सॉल्यूशन में गिवन में आप तीनों लाइन की इक्वेशन लिखेंगे। तो जब भी आप लाइन की इक्वेशन लिखेंगे तो राइट साइड में हमेशा 0 पुट कीजिएगा और लेफ्ट साइड में सारे टर्म होंगे, उसमें पहला टर्म x का होगा, अगला टर्म y का होगा और अगला टर्म कांस्टेंट होगा। तो इसी तरीके से आप तीनों लीनियर इक्वेशन लिखिएगा। तो क्वेश्चन के अंदर जो पहली लीनियर इक्वेशन है x + 2y = 5, लेकिन 5 इधर लाके नेगेटिव करेंगे, उधर आ जाएगा 0। अगली इक्वेशन में राइट में है k, इधर आके लिखेंगे -k, इक्वल में आ जाएगा 0। अगली साइड में तो 2x - y = 0 आपका है ही है, कोई टेंशन नहीं है, ये पहले से ही अपनी स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखी हुई है। तो स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है, ax + by + c = 0। तो हमने उसी फॉर्म के हिसाब से तीनों इक्वेशन अपने सॉल्यूशन में लिख दी। अब तीनों इक्वेशन को यूज करेंगे तो फ्रॉम वन इसका मतलब है हमने 1 को देख करके x का कोफिशिएंट 1 लिखा, y का कोफिशिएंट 2 लिखा, कांस्टेंट टर्म -5 लिखा, जिनको हमने a1 b1 c1 से रिप्रेजेंट कर दिया। सिमिलरली यही वाला वर्क हमने इक्वेशन 2 से भी किया और यही वाला हमने इक्वेशन 3 से भी किया। तो हमको क्या होता है, a1 a2 a3 की वैल्यू पता पड़ती है, b1 b2 b3 की वैल्यू पता पड़ती है, c1 c2 c3 की वैल्यू भी पता पड़ती है। अब क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है कि तीनों लाइन क्या है आपकी कॉन्करेंट। तो कंडीशन लिखी, सिंस 1 2 एंड 3 आर कॉन्करेंट लाइंस, तो देयरफॉर इस डिटरमिनेट की वैल्यू किसकी इक्वल होगी, 0 के। अब ऊपर से हमने a1 b1 c1 a2 b2 c2 a3 b3 c3 की वैल्यू पुट कर दी और एक्सपेंड करना आपको आता ही है। मैंने इसको r1 के रेस्पेक्ट में एक्सपेंड कर दिया और हमारी q की वैल्यू क्या निकल के आती है, -4। यानी कि इस k की वैल्यू अगर -4 कर देंगे तो पक्की बात है ये तीनों लाइन क्या हो जाएंगी, कॉन्करेंट। बस इतनी सी वीडियो, नेक्स्ट वीडियो में जल्दी मिलूंगा, बाय बाय।